Yes, dear students, today I am starting revision of new topic kinematics, new chapter. तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज की मोशन की स्टडी करेंगे। फिजिक्स की ब्रांच होती है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स जिसमें हम मूविंग बॉडीज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हमें कहा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 5 मीटर दूर, तो जब तक 5 मीटर की डिस्टेंस डायरेक्शन ना बताई जाए तब तक 5 मीटर दूर मेरे इधर भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, तो किधर भी 5 मीटर हो सकता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कह दिया तो फिर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि 5 मीटर किस साइड है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये होती है किसी मूविंग बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल की गई। किसी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल होगी उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से जब कोई बॉडी मूव करेगी तो वहाँ से मूव करते हुए चाहे वो उसके पास ही आ जाए बी पॉइंट पे, लेकिन उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ हो जाएगी ये, जो भी लेंथ आएगी। अगर हम कोई बाइक वगैरह चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो उसमें हमारा मीटर जो डिस्टेंस दिखाएगा वो डिस्टेंस ही एक्चुअल पाथ लेंथ को दिखाएगा। तो जो हमारा मीटर शो करता है किसी व्हीकल में डिस्टेंस को, वही एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। दूसरे इसकी खास बात है कि ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे रिवर्स डायरेक्शन में जाए ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। दूसरा आते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जो कि डिस्टेंस में बताया था अभी, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो पॉजिटिव ही रहेगी। ये डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी ए से चली और बी तक पहुंची इस तरह से, तो एक्चुअल पाथ लेंथ तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच। ये बिल्कुल स्ट्रेट जो डिफरेंस बैठेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यानी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। अगर कोई बॉडी ए से चल के और इस तरह से यहाँ आ जाए बी पे, तो फिर ए से बी तक की ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कहलाएगी फिर डिस्प्लेसमेंट। हालांकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। अगर कोई बॉडी ए से चली बी तक गई और फिर वापसी हट के यहाँ सी तक पहुँच गई, तो उसका एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ए से सी तक का हुआ। और अगर मैं इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो फाइनली मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया है और इसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव कहलाएगी। तो तब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आगे का जो भी -5 सेंटीमीटर है, तो ये फिर -5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की खास बात रही, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर बॉडी जहाँ से चली वहीं पर आ गई, सर्कुलर पाथ में चल रही है, और जहाँ से चली वहीं पर आके सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। किसी बॉडी की स्पीड कहलाती है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी रेशो कहलाता है ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो जितना उसने डिस्टेंस कवर की है और जितने टाइम में कवर की है डिवाइड कर दीजिए, वो उसकी स्पीड आ जाएगी। यूनिट रह जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फिर आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। किसी बॉडी के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। तो फिर अभी जो स्पीड और एवरेज स्पीड, इसमें क्या फर्क रह गया? मान लीजिए बॉडी यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी। तो एवरेज स्पीड का मतलब है शुरू से लास्ट तक जितना टाइम इसको लगा है उतने ही टाइम में अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से वहाँ पहुँचती, एक ही स्पीड से, वो कहलाती है इसकी एवरेज स्पीड। और अभी तो एवरेज स्पीड नहीं है, तो कहीं इसकी स्पीड हो सकता है 60 रही हो, कहीं 100 रही हो, कहीं 20 हो गई हो। तो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट स्पीड रही होंगी। और जो उसको टोटल टाइम लगा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से कैलकुलेट करें तो जो आएगा वो एवरेज स्पीड आएगी। यानी एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि अगर उसी स्पीड से शुरू से लास्ट तक ना कहीं कम होती ना कहीं ज़्यादा होती, तो उससे भी उतना ही टाइम में वो पहुँचती। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बतानी हो कि भाई मान लीजिए बॉडी यहाँ से चली है ऐसे गई, तो मुझे तो यहाँ बताइए यहाँ स्पीड क्या है 1 मिनट, या मुझे तो यहाँ बताइए यहाँ स्पीड क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्पीड बताइए। तो जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्पीड एवरेज स्पीड निकाली जाए, तो उस एवरेज स्पीड को बहुत छोटे टाइम के लिए जो हम निकाल रहे हैं उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और इसको लिखते हैं इस तरह से, टाइम इंटरवल बहुत छोटा, यानी जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास ही है, इतना छोटा है। तो उस टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल की है अगर उसमें डेल्टा एक्स और टाइम अगर उसने लिया है डेल्टा टी, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उस टाइम उस छोटी सी डिस्टेंस के लिए जो एवरेज स्पीड रही उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। और इसको बहुत और दूसरे तरीके से लिखने का तरीका ये भी है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। लिमिट को शॉर्ट में ये डेल्टा वगैरह को डी एक्स अपॉन डी टी, और लिमिट को सबको शॉर्ट में ऐसे करके लिख देते हैं। अब एवरेज स्पीड के लिए डेरिवेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ये, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। मान लेते हैं कोई बॉडी ए से बी और बी से सी दो डिस्टेंस कवर करती है, S1 और S2, ये दो डिस्टेंस है।
ए से बी तक की S1 और बी से सी तक की S2। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड रहती है इसकी, मान लीजिए V1, और आगे इसकी स्पीड होती है V2, और यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए टाइम इसको लगता है T1, और यहाँ से आगे का टाइम लगता है मान लीजिए T2। तो अभी हम चाहते हैं कि ए से सी तक की एवरेज स्पीड का डेरिवेशन निकालना। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब यहाँ हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम इंटरवल हो गया हमारा T1 प्लस T2। ठीक हो गया। अब T1 और T2 की वैल्यू और हम अलग से निकाल लेंगे, बिकॉज और ए से बी तक के लिए टाइम T1 की वैल्यू क्या रहेगी, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे S1 अपॉन V1, और आगे की डिस्टेंस BC के लिए टाइम कैसे निकलेगा, उस डिस्टेंस को जो वहाँ तक उस डिस्टेंस में स्पीड रखी उससे डिवाइड कर देंगे। तो T1 T2 दोनों की वैल्यू निकाल के और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एवरेज स्पीड का सिंबल जो बार भी कर लेते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो बार भी इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 की वैल्यू ये रखी S1 अपॉन V1, T2 की वैल्यू S2 अपॉन V2। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, एक S1 इक्वल टू S2। हालांकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन यहाँ पे दो तरह से सॉल्व हो सकता है ये कि अगर S1 इक्वल टू S2 यानी दोनों डिस्टेंस अगर बराबर होती तो ये डेरिवेशन आगे कैसे लेके चलते हैं, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 और S2 दोनों की वैल्यू जो इक्वल है उसे मैं S मान लेता हूँ। S1 भी S के बराबर, S2 भी S के बराबर। तो ऊपर हो गया S प्लस S, नीचे हो गया S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। ऊपर हो गया अपना, ऊपर हो जाएगा अपना 2S, और नीचे से S कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। S से S काट देंगे और नीचे का LCM लेकर करेंगे। मैं यहाँ से मिटा दूँ। तो ये हो जाएगा हमारा बार की इक्वल टू 2, नीचे V1 V2 का LCM लिया V1 V2, और ये सॉल्व करके आ जाएगा V1 प्लस V2। ये V1 V2 थर्ड प्लेस पे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर हुई होती तो, दोनों डिस्टेंस बराबर होती लेकिन स्पीड डिफरेंट होती, टाइम डिफरेंट होते, तो उस केस में एवरेज स्पीड दोनों की स्पीड की टर्म में इस तरह से हम निकालते हैं। कई बार गलती कर देते हैं हम कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो अब तक के जो एवरेज निकालने सीखे थे तो सबको जोड़ के उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। क्या गलती करते हो, दो स्पीड जो रखी है दोनों की एवरेज पूछी है तो V1 प्लस V2 बाई 2 कर दो। लेकिन ये नहीं, ऐसे नहीं होता। ये इसी चैप्टर में यही सीखना यहाँ पे जरूरी है। तो ये गलती आगे रिपीट नहीं होगी। ध्यान रखेंगे जब डिस्टेंस बराबर थी तब ये फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड का। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर टाइम दोनों का बराबर होता, जब डिस्टेंस कम थी तब स्पीड भी कम रखी होती, और जब डिस्टेंस ज़्यादा हुई थी तो स्पीड भी बढ़ा दी होती। इतनी बढ़ा दी होती कि उतने ही टाइम में छोटी डिस्टेंस और उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली जाती। यानी अगर टाइम बराबर होता तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। When T1 इक्वल टू, जब दोनों टाइम आपस में बराबर होते
यानी टाइम टी मान लेते हैं, टी के बराबर होते, तब एवरेज स्पीड कैसे निकालते? देन एवरेज स्पीड फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस तो अपनी हुई S1 प्लस S2, टोटल टाइम T1 प्लस T2 और T1 T2 दोनों की वैल्यू T, और टोटल टाइम की वैल्यू दोनों की वैल्यू T1 T2 की T, तो T1 T2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया S1 प्लस S2 अपॉन T प्लस T, यानी S1 प्लस S2 अपॉन 2T। अब S1 और S2 की वैल्यू भी वेलोसिटी की टर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्टेंस को हटा के हम वेलोसिटी की टर्म में निकालते हैं, तभी एवरेज स्पीड दोनों स्पीड V1 V2 की टर्म में आएगी। हम चाहते हैं कि जो दो स्पीड दी थी हमें उन्हीं की टर्म में हम एवरेज स्पीड निकालें, तो यहाँ पे A से B तक के लिए निकालते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो S1 इक्वल टू V1 इंटू T1 और T1 की वैल्यू है T, तो सीधा ऐसे कर देता हूँ, V1 T1 आता, T1 की वैल्यू T रखी, एंड BC डिस्टेंस के लिए क्या करें, डिस्टेंस S2 इक्वल टू V2 इंटू T2 आना चाहिए, लेकिन T2 की वैल्यू भी हमने T दे रखी है, ये S1 S2 दोनों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एवरेज स्पीड V इक्वल टू V1T प्लस V2T अपॉन 2T, ऊपर T को ले लेता हूँ, V1 प्लस V2 T अपॉन 2T, T से T कैंसिल हो गया, और अब हमारी एवरेज स्पीड आ गई V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो ये बात निकल के आई कि जब दोनों पार्ट का टाइम इक्वल होगा तो एवरेज स्पीड आएगी दोनों स्पीड का सम करके 2 से डिवाइड। अगर 3 स्पीड होती, 3 पार्ट होते तो फिर V1 प्लस V2 प्लस V3 जितनी भी होती तब ऐसे आएगा। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने के 2 तरीके होंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी तो कुछ और फॉर्मूला था 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, और अगर दोनों टाइम बराबर होंगे तो फिर V1 प्लस V2 बाई 2। तो इस तरह से करेंगे। चलिए बाकी कल कराता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।